कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसका नाम द शॉशैंक रिडेम्पशन है। इस जेल में हजारों कैदी हैं, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका। इस जेल में ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी, क्योंकि इस जेल से भागने की कोशिश करने वाले कैदी की सजा सीधा मौत है। हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, हमें उम्र भर कैद की सजा सुनाता है। एंडी के साथ और भी कई सारे कैदी होते हैं। तब जेल के अंदर मौजूद बाकी कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात इन नए आने वाले कैदियों में से कौन सा कैदी रोएगा। फिर अब रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दांव लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी बहुत ही मासूम है, इसलिए उसे लगता है कि वो आज रात सबसे पहले रोएगा। इसके बाद सभी कैदियों को लाइन से जेल के अंदर लाया जाता है और तब पुराने कैदी नए आने वाले कैदियों पर चिल्लाने लगते हैं ताकि उनमें से कोई डर जाए और रोने लगे। और ऐसा ही होता है। इन नए आने वाले कैदियों में से एक कैदी फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन जब वो आदमी रोना बंद नहीं करता तब गार्ड उसे सेल से बाहर निकालकर इतना पीटते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार जाता है और रेड समझ जाता है कि एंडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हम एंडी को देखते हैं जो अकेला चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तब एंडी की मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है। एंडी समझदारी से ब्रुक्स से इस जेल के सभी छोटे बड़े रूल्स और हर एक कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब ब्रुक्स एंडी को जेल का हर एक सीक्रेट बता देता है। इसलिए अगले दिन रेड अपने साथी को सिगरेट का एक डिब्बा दे देता है, क्योंकि रेड एंडी पर लगाया हुआ दांव हार चुका था। तब रेड से कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से किसी भी चीज को अंदर मंगवा सकते हो। तब रेड कहता है हाँ मैं मंगवा सकता हूँ। एंडी रेड से कहता है कि मुझे हैमर यानी एक हथौड़ा चाहिए। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हैमर मंगवा देता है और जब वो हथौड़ा देखता है तो रेड हंसने लगता है, क्योंकि हथौड़ा साइज में बहुत ही छोटा होता है। और रेड मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रेड ब्रुक्स के जरिए एंडी के सेल तक हथौड़ा पहुंचा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और एक अनाउंस होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। यहाँ कैदियों की एक टीम छत के काम के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल होते हैं। ये लोग जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तब हेडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई की हाल ही में मौत हुई है, जिसके अकाउंट में $30,000 पड़े हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब मैं इन $30,000 को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तब सरकार मुझसे टैक्स के रूप में सारे पैसे ले लेगी। हेडली जब अपने साथियों से यह बातें कर रहा था तब एंडी भी इसकी सारी बातें सुन लेता है। एंडी जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर है, उसे पता था कि इन पैसों को बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद एंडी बिना सोचे हेडली के पास जाता है। एंडी उसे बताता है अगर तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो कि वह तुम्हें धोखा नहीं देगी तो तुम आसानी से अपने भाई के पैसे अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वह भी बिना टैक्स दिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है। तुम बस मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी एंडी ने हेडली का काम कर दिया था। ऐसे ही बीतता है और एंडी और रेड की दोस्ती गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सभी लोग रीटा हेवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। अब एंडी रेड के पास आकर कहता है मुझे रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। 1 महीने बाद जब अस्पताल से एंडी वापस अपने सेल में आता है तब उसे अपने सेल में रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है। तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। वार्डन को इस ऑफिसर ने बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। वहीं हमें जेल दिखाई जाती है जहां पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल की कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और कैदी भी इस काम के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वह सब भी बाहर की हवा खाना चाहते थे। और इस तरह से वार्डन इन कैदियों से काम लेता है, उसे काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और उसका यह पैसा ब्लैक का होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल देता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और वो उसे बिना वजह मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई है और वो बिल्कुल भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है।
एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा था छोड़ देता है। अब न चाहते हुए भी ब्रुक्स जब जेल से छूटने के बाद बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उस भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स सरवाइव नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता। जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। ये एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए उसकी जल्द ही जेल में बहुत से कैदियों से दोस्ती हो जाती है। इसलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में जानकारी लेने लगता है। उसे बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का कत्ल किया, जिस वजह से उसे उम्र भर कैद हुई। ये सुन टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था जहां पर मुझे एक कैदी मिला और उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वह एक घर में चोरी करने गया। चोरी के दौरान उस घर का मालिक जाग गया। अब पकड़े जाने के डर से उसने उस घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी। ये बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उससे ये सारी बातें बताता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एंडी यहाँ से चला गया तो वार्डन न तो और पैसे कमा पाएगा और शायद उसके ब्लैक पैसों का राज भी खुल जाएगी। वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया तो मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा, लेकिन वार्डन एंडी की कोई भी बात नहीं सुनता। यहाँ इसलिए एंडी वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और उसके बाद वह सीधे टॉमी के पास जाता है और वो बात वह टॉमी से कहता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कोर्ट में इस बात की गवाही दे सकते हो। अब टॉमी कहता है हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वह गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन जाते हुए वार्डन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। काल कोठरी एक बहुत ही खौफनाक जगह थी। बाहर पूरे जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जे एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया होऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा और वहां मुझे एक जोगाड़ी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वह रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है। ले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ, मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि जब भी तुम यहाँ से छूट जाओ तो उस जगह जाना, तो वहां जाकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। यह कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वह वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वह वार्डन के काले पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वह उसे वार्डन की नजरों के सामने चालाकी से उसकी तिजोरी में रख देता है और एंडी वार्डन को ऐसे दिखाता है कि जैसे यह बाइबल नहीं बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स है। तब एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं, एंडी अपने सेल में की गई सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पतले से गटर के पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से फरार हो जाता है। ऐसे रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं आता। ये पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया था, लेकिन वहां पहुंचकर जब वह देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अंदर सेल में कोई भी नहीं था और एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब अभी पूरे जेल में सायरन बजने लगता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वहां से में वार्डन वहां पड़े पत्थर उठाता है और उनसे गार्ड्स और रेड को मारने लगता है और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहां एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी। जिस आज सभी गार्ड्स वहां जाते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। यह वही हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी सेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा ब्लैक पैसा होता है। ये पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर होते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का खेल एंडी ने ही तो बनाया था और बैंक में उस अकाउंट के ओनर का जो सिग्नेचर था
वह जेल से एंडी किया करता था, इसलिए एंडी को वार्डन का सारा पैसा निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती। वार्डन ने एंडी के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक किया था और उसने टॉमी को भी मार दिया था, इसलिए वह वार्डन के काले पैसों के सबूत मीडिया को देता है। अगली सुबह यह खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के देखकर वार्डन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ वार्डन के काले पैसों की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए जेल के बाहर रिपोर्टर्स और पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है और इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन अपने आप को गोली मार देता है।